अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे। आज एक पॉजिटिव जेस्चर देखा गया है। रेंज बाउंड सिचुएशन है, वीक का आगाज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन लेस है और साथ साथ आज पॉलिसी रेट की भी अनाउंसमेंट है। हमने देखा आज 100 बिप्स जो है वो इजाफा देखा गया। इट मीन्स के अब 16% के बजाय 17% पॉलिसी रेट दिखाई दे रहा है। 17% काफ़ी हाइएस्ट पॉलिसी रेट है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम कह सकते हैं 1997 में पॉलिसी रेट 18% पे दिखाई दे रहा था, यानी कि हम कहेंगे कि ये सबसे हाईएस्ट था। उसके बाद अब जाके 2023 में 17% इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक ग्रोथ है, बिजनेसेस ग्रोथ, जो कि एक बिजनेसेस एक एक्सपेंशन की सूरत में दिखाई देती है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स कंट्रोल हों ताकि अगेन पॉलिसी रेट जो है वो डाउन साइड पे जा सके। सो आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, क्योंकि वीक का आगाज़ है तो ऑब्वियसली बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जिसके इम्पैक्ट होते हैं और पूरे वीक के अंदर मार्केट की जो है वो एक डिस्कशन होती है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 38,407.98 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 38,553.12। लोअर वाज 38,135.53 एंड फाइनली क्लोजर 38,443.59, यानी कि 35.61 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 81.28 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन है 12.14 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज़ वेरी ड्राई। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आज कॉशियस स्टैंस देखा गया है। 2.8 बिलियन रुपीज़ की वैल्यू देखी गई है। टर्नओवर में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। ASCR इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। राइट शेयर्स 0.09 का डिक्लाइन, 0.07 पे क्लोजर। 9.92 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TRG सेकंड स्कॉट पे 2.57 का इजाफा देखा गया। 100.67 पे क्लोजर रहा। 7.83 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली WTL 0.01 का डिक्लाइन देखा गया। 1.1 पे क्लोजर रहा। 5.93 का कारोबार रहा। अगेन पेनी स्टॉक्स में और काफ़ी कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो अगेन वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई देते हैं, वो भी आज देखे गए। साथ साथ हम कह सकते हैं कि कॉशियस स्टैंस अगेन तमाम स्क्रिप्ट्स में भी देखा गया। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। आज हम टॉपिक ऑफ द डे में डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। क्या रही आखिर मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है, ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आएगा। एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद थे कि 100 to 150 बिप्स का जो है वो इजाफा देखा जा सकता है, लेकिन आज के दिन हमने 100 बिप्स का इजाफा देखा। इट मीन्स के एक्सपेक्टेशन भी थी और मार्केट इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुकी थी। तो अगेन डिटेल डिस्कशन करेंगे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। वर्चुअल IMF डील स्टार्ट हो गई है अगेन, तो उसका क्या आउटकम होगा, ऑब्वियसली ये भी हमें निगोशिएट करना है आगे, उसके सारे जो है वो कंडीशंस फुलफिल करने। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बताएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं स्टील में, सीमेंट में, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड रशियन ऑयल डील काफ़ी हद तक लॉक हो चुकी है, उसके क्या आउटकम होंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं मियाँ जाहिर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान आडिया साहब, आप चेयरमैन हैं SR आबाद के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जाहिद साहब आपसे। जाहिद साहब, क्या दिखाई दे रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो जाती है, वीक के आगाज़ में एक बॉम्ब गिर जाता है, और वो बॉम्ब जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से कहा जाता है ना कि महंगाई का बॉम्ब और इस चीज़ का बॉम्ब, ये फाइनली महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। आप समझते हैं कि इतने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट में आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, बिजनेसेस फ्लरिश होंगे, क्या दिखाई दे रहा है सर? देखिए, बात यह है कि बुक नॉलेज के हिसाब से तो वाकई ये जो इकोनॉमिक एक मेथड है ये, कि जब भी आप इन्फ्लेशन देखते हैं किसी भी कंट्री में, तो वो उसका जो पॉलिसी रेट है, यानी जो मार्कअप का रेट है, वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो आज जो 16% से 17% हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को 17% पे अब बैंक फाइनेंस करेंगे, बल्कि इसके ऊपर बैंक का कुछ स्प्रेड होगा जो कि 3-4% के करीब होता है। अगर आप गाड़ी फाइनेंसिंग वगैरह कराते हैं तो उसमें 5% भी होता है, घर फाइनेंस कराते हैं तो 5-6% भी होता है। तो ये लोगों को तकरीबन जाके कोई 20-21% के करीब ये ओवरऑल ये मार्कअप पड़ेगा। विच इज़ तो वेरी एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली, तो इसका बुनियादी मकसद होता है इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, डिमांड में कमी पैदा करना। कि ज़ाहिर है कि जब आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे और बैंक के पैसे से वो चीज़ खरीद रहे होंगे,
जैसे गाड़ियाँ खरीदते हैं या घर लीज़ कराते हैं या इस तरह से और आप कुछ चीज़ें लेते हैं, या आपके कारोबार में आप इन्वेस्ट करते हैं या रनिंग फाइनेंस लेते हैं, तो उसके नतीजे में जब आपकी कॉस्ट बढ़ती है, यानी फंडिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो फिर उसमें आपकी बोरोइंग या परचेजिंग जो है वो कम होती है। तो इस तरीके से मार्केट में या इकोनॉमी में कंट्रैक्शन पैदा होती है, डिमांड कम होती है। डिमांड जब कम होती है तो फिर उसके नतीजे में महंगाई कम होती है। तो ये एक इकॉनमी का मेथड है। मगर पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पे हमारी इकॉनमी जो है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ तकरीबन को 30% के करीब विद इन द बुक्स है। 70% इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल है। जब वो इनफॉर्मल इकॉनमी है तो उसके ऊपर कोई इसका ख़ास इम्पैक्ट, यानी महंगाई का इम्पैक्ट तो आएगा। यानी जो आपका जो फॉर्मल सेक्टर है वो जब इनफॉर्मल सेक्टर से मुकाबला करता है मार्केट में तो वो और वीक होगा फॉर्मल सेक्टर। तो इस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो और स्ट्रांग होगा। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है वो उल्टा काम करती हैं, उसका कोई बेहतर इम्पैक्ट आने की बजाय। तो अब हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में एक तो इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होगी इसके नतीजे में। दूसरा हम ये देखेंगे कि इसमें जॉबलेसनेस बढ़ेगी। तीसरा हम ये देखेंगे कि इससे एक्सपोर्ट जो हमारी पहले ही कदरे डिप में है वो और ज़्यादा डिप में होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, वो हमारी बढ़ेगी। तो ये सारा इम्पैक्ट जो होगा ओवरऑल जब हम देखेंगे, अच्छा बैंक डिफ़ॉल्ट्स बढ़ेंगे क्योंकि लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी कि वो बैंक को सर्विस कर सकें, तो वो डिफ़ॉल्ट्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मार्केट में जो फॉर्मल सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको और रोबस्ट करती है, कि वो और इम्प्रूव हो, फ्लरिश करे, और ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो भी फॉर्मल में आने की तरफ कोशिश करे। राइट। मगर ये जब हम इम्पेडिमेंट्स इस तरह के लगाते हैं तो ये और उसके नतीजे डिस्करेजनेस हो में वो जाती और है। डिस्करेजनेस होती है, और जो हमारा या जो फॉर्मल सेक्टर है वो और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, और उसके नतीजे में जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो और ज़्यादा रोबस्ट और फ्लरिश होता है। तो ये पाकिस्तान में इसका कोई उल्टा ही इम्पैक्ट होता है। या तो हमारी सारी इकॉनमी जो है वो फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, फिर ये चीज़ें जो हैं ये बाई बुक और बाई मेथड जो है वो चलेंगी। लेकिन जो हमारे यहाँ जो सिचुएशन है उसमें आई डोंट थिंक कि इसका कोई जो इम्पैक्ट जो गवर्नर साहब आज बता रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसका कोई वैसे इम्पैक्ट हो। खुद भी उन्होंने भी ये कहा कि हमारा जो जीडीपी की फोरकास्ट थी वो कोई 2% थी, और अब ये हमारा जो है इससे और कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसमें और डाउनवर्ड इम्कानात हैं। इसी तरीके से आपका 5.4% जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गई है। तो अब ये 1% और उसके ऊपर लोड करने से उनकी जो ग्रोथ है 5.4% जो हमारी शॉर्ट हो गई थी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरे सेक्टर्स हैं इकॉनमी के वो भी अब हम देखेंगे कि और ज़्यादा कंट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, और गुर्बत और महंगाई जो है उसमें कमी होने की बजाय बल्कि हम इसमें इजाफा में एक्सपेक्ट करना बहुत सारे चाहिए। इफ्स एंड बट्स आपने रेज किए हैं। मैं आडिया साहब से पूछना चाहूँगी, सुफियान साहब प्लीज़ इसके ऊपर ये कमेंट कीजिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और ख़ासकर अगर अकॉर्डिंग टू योर सेक्टर थोड़ा सा देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा सेक्टर बताया जाता है कि इससे एफिलिएशन काफ़ी सारी सेक्टर्स की है, और यहाँ पर अगर ये सेक्टर डिप्रेस्ड होगा तो ऑब्वियसली सारे सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा। आप समझते हैं कि स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये इनकी कॉस्ट्स बढ़ गई हैं, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। बिल्कुल नताशा, जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो एलसीज नहीं ओपन हो पा रही, जितना स्टील सेक्टर है वो इस वक्त ब्लास्ट फर्नेस पे काम कर रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान स्टील मिल जो थी वो वाइज स्टील मिल थी जो आयरन ओर से स्टील बना लेता था जी। इस वक्त इनका स्क्रैप का जो इम्पोर्ट पे इस वक्त पाबंदी आई हुई है क्योंकि डॉलर्स है नहीं इनके पास देने को। फूड एसेंशियल आइटम्स के ऊपर या फार्मा के आइटम्स सिर्फ इम्पोर्ट अलाउड है, तो इनको एलसीज खोलने से मना किया हुआ है। इनके पास लिमिटेड स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि 1 महीने से 2 महीने के दरमियान का होगा, वेरी करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है। वंस दिस स्टॉक इज फिनिश्ड तो सारी जितनी भी री रोलिंग मिल्स हैं, जो अमरेली स्टील है, मुगल स्टील है, जो 7-8 जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो सबकी इंडस्ट्रियाँ भी ऑटोमेटिकली बंद होने जा रही हैं। तो मार्केट में जब सरिया ही नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी हॉल्ट हो जानी है, क्योंकि सरिया और सीमेंट साथ साथ को रिलेट करता है। अगर सरिया बिकता है तो सीमेंट बिकती है। ये नहीं हो सकता कि सीमेंट बिके सरिया के बगैर बिल्डिंग बन जाए, दोनों की साथ रिक्वायरमेंट है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा सबसे पहले इस इंडस्ट्री पे आ जाएगा। इसके साथ जो लेबर पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वर्कफोर्स सारे अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ फिर आपका सेकंड स्टेज में आता है जो रेडी मिक्स के प्लांट्स है, बैचिंग प्लांट्स है, फिर
जो रेती बजरी के सप्लायर्स है, ब्लॉक्स वाले हैं, इस तरीके से सारी चीज़ों पे पूरी इंडस्ट्री जो 70 के करीब अलाइड इंडस्ट्री है सारी पे इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। हम इस वक्त ये समझ रहे हैं कि जिस लेवल पे इस वक्त जो डॉलर भी चला गया, इन्फ्लेशन है, तो आज 2,55,000 रुपये टन सरिया है कराची के अंदर, जो आज से 20 दिन पहले 2 लाख रुपए में इसका जो रेट हुआ करता था। तो ये 20 दिन के अंदर अचानक क्या ऐसी चीज़ हुई है जो आप 20 दिन समझते में हैं? एक्चुअली ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा अगर पहले से प्लान कर देते तो ये पैनिक सिचुएशन नहीं आती। जिस तरीके से जो आपने हालिया दिनों में देखा कि बैंक की ब्रांचेस के बाद लोगों का, ताजरों का एहतजाज होना शुरू हुआ, तो एक पैनिक सिचुएशन ज़्यादा हो गई। हालांकि इतनी बड़ी पैनिक सिचुएशन नहीं है, सप्लाईज हैं आज भी। गर्डानी में 60,000 टन जो है वो स्क्रैप पड़ा हुआ है आज भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट ये शॉर्टेजेस क्रिएट भी की जा रही हैं कुछ लोग गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग ना होने की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट अपने और इतने सारे मामलात में उलझी हुई है, कभी IMF से निगोशिएशंस है, कभी कोई और कोई मामलात हैं मुल्क के, तो इन चीज़ों पे इतना वॉच भी नहीं है। तो वहाँ पे आई वॉच कम होने की वजह से लोगों को ज़्यादा एडवांटेज भी मिल रहा है और लोग इसका अनड्यू एडवांटेज भी उठा रहे हैं, जो कि मार्केट सिनेरियो से मुख्तलिफ भी है। मुल्क बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, चीज़ें अभी भी बहुत बेहतर है और हो सकती हैं, बट अनड्यू एडवांटेज लेने की वजह से लॉन्गर रन पे लोगों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब जो 8,000 रुपये या 7,000 रुपये स्क्वायर फुट के जो अपार्टमेंट्स हैं, वो इस हाई इन्फ्लेशन के ऊपर, इतनी हाई स्टील प्राइस, सीमेंट प्राइस के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे। जो एफिलेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डाउनटाउन का इस्लामाबाद के, लाहौर के, क्लिफ्टन के, कराची के चंद एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हो सकता है। इस वक्त तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर टेंडर हुई हुई है, उनने भी एक एस्केलेशन का एक लिमिटेड अमाउंट रखा हुआ है। वो वापस से उनको बार बार रिवाइज करना भी इजी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी हैं प्राइसेस उनकी। आज भी हमारी बात हो रही थी कुछ और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स से, उनने कहा कि इस वक्त तो हमने भी लेटर्स लिखकर भेज दिए कि हम इसके आगे अब कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते 2.5 लाख रुपए पे, क्योंकि उनने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया था 2 लाख रुपए टन सरिये पे, तो 2 लाख 10, 15, 20 हज़ार तक तो वो एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। हाँ। तो ये नहीं हो सकता कि 30% एब्जॉर्बेशन एक महीने में आ जाए। तो ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक किस्म का चेंज आया, जो कि कभी भी नहीं देखा गया। आज अगर सरिया स्क्रैप आ जाए ना तो कराची में 1,90,000 रुपये टन सरिये की कीमत है, रियल वैल्यू। और अगर ईरान से आज हमें आप अलाउ कर देना आबाद को कि आप इंपोर्ट LC नहीं है डॉलर, आप एक काम करें कि आप बार्टर कर लेना, हम आबाद के लोग राइस एक्सपोर्ट कर देंगे, आपको नुकसान में भी कर देंगे, तो भी 1,25,000 रुपये टन में कराची में सरिया मिलता है ईरान से, और उससे बेहतर क्वालिटी मिलती है। तो ये इतना बड़ा जो गैप है ना, ये कार्टेलाइजेशन की भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। जी, स्टील के अंदर और सीमेंट के अंदर कार्टेलाइजेशन होती है, पहले भी इसके ऊपर क्रैक डाउन किया गया है। कंपटीशन कमीशन ने तो इसकी रिपोर्ट जारी की हुई है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर ने इसके ऊपर स्टे लिया है जाके लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर ये मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें एड्रेस की जाए तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सीमेंट की जो प्राइस है वो 700 रुपये से ऊपर नहीं है, आज होनी चाहिए इसकी रियल वैल्यू। इस वक्त इन्हें 1,000 रुपये करी हुई है। बेसिकली चंद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर उसकी प्राइस को इतना अप्रिशिएट करा दिया है, क्योंकि अब जैसे कि इनने क्या किया है, इनने एक्सपेंशन जो की हैं पिछले कुछ सालों में, इनने बहुत बड़ी बोरोइंग करी हुई है। उस बोरोइंग की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। हर कोई अपना एडवांटेज देख रहा है, अपने तरीके से अपने बिजनेसेस को बस बढ़ाना है, और उसके लिए भले जिसका भी नुकसान होता हो। तो इस चीज़ पे आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसको जरूर देखेगी। गवर्नमेंट को उस पर देखने के मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत सेट हो जाएंगी। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं जाहिद साहब से पूछना चाहूँगी। जाहिद साहब, आपने पिछले अपने कमेंट में जो कुछ डिटेल एक्सप्लेन किया, मैं उसी से एक क्वेश्चन निकालना चाहूँगी। आपने कहा कि ऑब्वियसली ग्रोथ का ताल्लुक जो है वो ऑब्वियसली, जो आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, तो उससे जो हमारी फॉर्मल यानी कि जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट जाता है। तो जब ऑब्वियसली कि कम है हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो फ़र्क भी कम जाना चाहिए ना, क्योंकि रेस्टोरेंट्स देखें तो अभी भी भरे हुए होते हैं, रात को रश होता है, वैसे ही रेस्टोरेंट्स पे खाने के लोग यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है, लेकिन आप ये देखें कि लोग अभी भी वैसा ही लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, अभी भी सारी चीज़ें वैसे ही रवा दवा हैं। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद अभी तक गवर्नमेंट ने भी उनको अकाउंट फॉर प्रॉपर किया नहीं है, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया कि उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आप देखिए कि इस वक्त तकरीबन, जो पिछले साल की अगर मैं बात करूं, तो तकरीबन 30 अरब डॉलर की हमारा फॉरेन रेमिटेंस थी। इस साल शायद वो कुछ कम हो रही है, तो वो 30 नहीं होगी तो 25-26 हो जाएगी।
तो वो एक अलग बहस है कि वो 25-26 से भी हम बढ़ा 30 से भी बढ़ाई जा सकती थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन ठीक मैं है। ये कह रहा हूँ कि 25-26 अरब डॉलर भी अगर होगी तो पाकिस्तानी करेंसी में वो तकरीबन कोई 6,000 अरब रुपए की रकम है। ओके। अच्छा, वो 6,000 अरब रुपया जो है वो हर साल हमारी इकॉनमी में आ रहा है, यानी इस साल आएगा, पिछले साल आया था 7,000 अरब, इस साल आएगा वो 6,000 अरब। अच्छा, वो जो पैसा आ रहा है वो इंडिविजुअल लोगों के पास आ रहा है, और वो पैसा जो है वो स्पेंडिंग हो रही है मार्केट में। जाहिर है कि लोग उससे कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई होटलिंग कर छह रहा है, हजार कोई। अरब इज अ ह्यूज तो अमाउंट। 6,000 अरब रुपया इंडिविजुअल लोगों के पास जो आ रहा है वो बहुत बड़ा एक अमाउंट है, तो वो भी मार्केटों में जाके स्पेंडिंग हो रही है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, जो पैसा आ भी रहा है लोगों के पास, वो बहुत बड़ी मिकदार में आ रहा है, वो पैसा भी जाके मार्केटों में ही खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट का एक तरफ तो गवर्नमेंट सच्ची है कि वो 1% जो उन्होंने लगाया है वो उसके ऊपर लगाया है कि जी ठीक है उससे स्पेंडिंग कम हो या परचेजिंग पावर लोगों की जो है वो श्रिंक हो। लेकिन ये उनकी कम नहीं होगी हाँ, जो लेकिन ऑलरेडी। उनके कम नहीं होगी क्योंकि उनके ओके। पास ये पैसा जो है अन अकाउंट फॉर आ रहा है। अच्छा, फिर इसमें एक बात और हो गई है कि पहले ये जो लोग बैंकिंग चैनल से पैसे भेजते थे तो वो उस हिसाब से उन्हें को 227 रुपये उसको यहाँ पे उसकी इनकैशमेंट मिलनी चाहिए डॉलर की। वेयर एज के वो अब जो जो एक ग्रे मार्केट रेट आ गया है वो तकरीबन 265 रुपये आ गया है। वो उनको पैसे मिल रहे हैं 260 या 265 के हिसाब से। तो वो उनकी इनकम जो है और ज़्यादा बढ़ गई है, गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई है, उन लोगों की इनकम बढ़ गई है। तो ये भी एक हमने जो डॉलर को पकड़ के रखा हुआ है, तो डॉलर को अगर हम आज़ाद कर देते, आईएमएफ भी खुश हो जाती, आलमी बिरादरी भी खुश हो जाती, हमारी एक्सपोर्ट में डिप भी नहीं आता, और हमारा जो रेमिटेंस है उसमें डिप भी नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें जो अनऑफिशियली अब होना शुरू हो गई हैं वो ऑफिशियली होना शुरू हो जाती हैं। राइट। तो उसके नतीजे जाहिर साहब में जरा समझाने के लिए बताइए कि जो फॉर्मुलेटेड वे यूज किया जा रहा है, तो क्यों ये फॉर्मूला पुट किया गया, ना किया जाता अगर ये इसके ऐसे रिपरकशंस हैं तो। देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब ने अपने तौर पे एक गालबन बेहतर डिसीजन लिया कि वो ये समझते थे कि डॉलर की जो रियल वैल्यू है वो अंडर 200 रुपीज़ है। वो अपनी जगह ठीक है, ऐसे ही होगा मेरा ख्याल है। लेकिन यही चीज़ जो है ये अगर मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी जाती तो एक दफ़ा डॉलर में भी गई है 250, 260 या 300 पे भी चला जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मार्केट फोर्सेस के जरिए कोई चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो फिर वो अपना रेट खुद ही फिक्स कर लेगी, खुद ही क्योंकि सेट हम हो जाएगा, एग्जांपल खुद ही टर्की की ले एडजस्ट हो सकते जाएगा। हैं क्योंकि तो टर्की में वो काफी रेट, हायर जी हाँ, साइड तो पे है। रेट ऑटोमेटिकली फिर जब उसका सप्लाई बढ़ेगी, जाहिर है कि जब आप डॉलर का रेट यहाँ पे बढ़ा देंगे तो उससे आपकी डॉलर की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। दूसरी एक बात यह है कि हमारे यहाँ से जो डॉलर स्मगल आउट हो रहा है वो भी इसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि हमारे यहाँ डॉलर की कीमत अगर कम होगी तो ही स्मगल होगा ना, तो डॉलर की कीमत ज़्यादा होगी तो स्मगल नहीं होगा। इसी तरीके से अब गवर्नमेंट ने आज ये जो ऐलान किया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फॉरेन एक्सचेंज खुद अरेंज कर लें। तो फॉरेन एक्सचेंज खुद अरेंज कर, यानी जो हमारे जो जी कंटेनर जी। इस वक्त तकरीबन कोई 8,000 कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पे स्टक हुए हुए हैं। उसमें आज फैसल सब्जवारी साहब ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जी सारा डैमरेज हम उसमें माफ़ कर रहे हैं। डिटेंशन चार्जेस जो है इन कंटेनर जो का कि जो डिमांड रेंटल थी है, बिजनेस कम्युनिटी की। एग्जैक्टली हाँ। तो डिटेंशन चार्जेस जो हैं वो चूंकि कंटेनर चार्जेस होते हैं तो उसके लिए उनका जी हम उनसे निगोशिएट कर चलिए रहे हैं थैंक ताकि गॉड ये उनसे तो भी। हुआ अच्छा डिसीजन बिजनेस बहुत अच्छी कम्युनिटी बात के है लिए कि कोई फाइनली। लोग ये भी सोच रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए सोच रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब हम जो अगर फॉरेन एक्सचेंज, हम मेरी एलसी सपोज है और मेरे कंटेनर पड़े हुए हैं तो मैं उसके लिए फंडिंग खुद अरेंज कर लूँ, गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी, मैं खुद अरेंज कर लूँ, खुद अरेंज कर लूँ, एक बड़ा एक एम्बिगुअस सी बात है। अच्छा, खुद मैं कैसे अरेंज करूँगा? खुद मैं ऐसे अरेंज करूँगा कि फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्टर हैं, आपके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, तो मैंने आपसे 10-15% आपसे वो पैसे मैंने ले लिए, आपको ऑन पे कर दिया, और वो पैसे जो हैं मैंने वो अरेंज कर लिए अपने कंटेनर्स को यहाँ से रिलीज करवाने के लिए। इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट की जो फॉर्मल पेमेंट है, फॉर्मल सेल्स या एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो शायद और कम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को इस तरह के काम करने की बजाय लेकिन वो ये भी तो नहीं चाहते ना, जब पैनिक मार्केट के अंदर हो गया है कि नहीं होता। देखिए पिछले हफ्ते पैनिक, भी आपने कुछ ऐसे ही वाकयात देखिए सुने। कुछ चीज़ों को, जैसे मेरे भाई सुफियान साहब वो भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट का काम है कि एनफोर्स करे। जैसे सरिये की कीमत के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे कि कार्टलाइजेशन के हाँ, बारे तो में। कार्टलाइजेशन है उसकी, हमारे पास सारे इदारे मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके मुल्क में सप्लाई और डिमांड में जब भी आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो एक प्लस एलिमेंट होता है वो उसमें आ जाता है और वो अपने पैसे बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। तो उसका इलाज हमेशा यही होता है कि आप सप्लाई बढ़ाएं।
जब आप सप्लाई बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी होर्डिंग और इस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस जो हैं वो फिर लोग लेने की पोजीशन में नहीं होते। लेकिन जहाँ भी आप सप्लाई साइड को स्क्वीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर उस चीज़ की होर्डिंग होती है, फिर उसकी महंगाई बढ़ती है और फिर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ जाके छापे मारेगी, किस किस के ऊपर छापे मारेगी, फिर उससे पैनिक होगा, फिर उसमें लोग एहतजाज करेंगे। एक चीज़ और भी सुफियान साहब ने भी कहा कि रखा हुआ है हमारे पास स्क्रैप जो स्टील है, जी। तो फिर उसके बावजूद एक शोर बचाने के लिए, एक चैलेंजेस में इजाफा करने के लिए, कुछ कहते हैं ना कुछ तो हम बुरे ही थे और कुछ सबने भी अपने गुनाह हम पर डाल दिए, तो क्या ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट की जा रही गडानी है? के ऊपर बहुत सारा ये स्क्रैप पड़ा हुआ है। इसी तरीके से स्क्रैप तो देखें ना, हमारे मुल्क की देखें 22-23 करोड़ की आबादी का मुल्क है और इसमें लोगों के पास रहाइश की वैसे ही सहूलतें कम हैं। फिर ये कि सैलाब की वजह से भी अब हमें बहुत ज़्यादा उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर जाना है। $10 बिलियन के हमें वहाँ से प्लेजेस भी हो गए, तो वो भी पैसा मुल्क में आना है और यहीं इन्वेस्ट होना है। और अगर हम सप्लाई साइड उसके लिए नहीं बढ़ाएंगे चीज़ों के लिए तो उसके नतीजे में और शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी, फिर लोग और ज़्यादा उसका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को सिर्फ $1 को रिलीज़ कर दे तो उसके नतीजे में बेशक डॉलर ऊपर जाएगा, बेशक महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उससे आपका 1100 अरब रुपए का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अभी आप जो 400 अरब रुपए का जो IMF आप पे प्रेशर डाल रहा है कि आप मिनी बजट लाएं, मैं कह रहा हूं कि आप डॉलर को रिलीज करें, आपका 1100 अरब रुपए का FBR का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आपको ये सब इस तरह के शायद, अच्छा एक चीज़ और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप इसी तरीके से फूड आइटम्स की भी प्राइसेस को यहाँ कंट्रोल करते हैं तो उनकी कीमतें कम रखने की जब आप कोशिश करते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वो सस्ती बेचने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक तो आवाम को लाइनें लगानी होती हैं, अवाम लाइन लगा के चीज़ सस्ती भी खरीद लेते हैं लेकिन आपको कोसते भी रहते हैं क्योंकि उन्हें 2-3 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है। अगर उस चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो उससे क्या होगा कि आपकी स्मगलिंग नहीं होगी। जो इस वक्त आपका आटा या आपकी चीनी या आपकी दूसरी चीज़ें, दालें आप इम्पोर्ट करते हैं, फिर वो स्मगल हो जाती हैं। चीज़ अगर यहाँ पे महंगी होगी दूसरे मुल्कों की निस्बत तो फिर उनकी चीज़ें इधर स्मगल होके आ सकती हैं, हमारी चीज़ें स्मगल होके उधर नहीं जा सकती। तो हमें ये एक प्राइसिंग का भी एक मैकेनिज्म सही प्रॉपर बनाना होगा और उसमें भी लोगों को एनफोर्समेंट मेजर्स के जरिए की बजाय देखना होगा कि पाकिस्तान का फायदा किस चीज़ में है। इकोनॉमिक जो मेथड है उनको अप्लाई करना होगा ताकि वो चीज़ें जो है हमारी चीज़ें दूसरी तरफ स्मगल आउट ना हो। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, अगर ये हम कर लें तो सिर्फ एक ही उसका फिर रह जाता है बाद में कि महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी की कुव्वत परचेज जो है वो मुतासर हो। उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं, गरीब लोगों को डायरेक्ट आप उनको दे सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं। जैसे आपने आज यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब रुपए दे दिए, वो 50 अरब उनको देने की बजाय वो गरीब आदमियों को एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है उसके ज़रिए से डायरेक्ट सब्सिडी उस आदमी को दे दें जिसने जाके ख़रीदना है, वो जाके सब्सिडी हो। एग्जैक्टली उसके जेब में पैसे होंगे, वो जाके मार्केट से चीज़ खुद ही देखेगा, खुद ही अच्छी चीज़ देखेगा, अपनी ज़रूरियात को एडजस्ट करेगा, जितनी उसको चाहिए उस हिसाब से वो जाके खुद ही खरीदेगा, आम मार्केट से खरीदेगा। तो इस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स में जो करप्शन होती है या जो उसमें फिर सब स्टैंडर्ड अशिया बिक रही होती हैं या फिर वहाँ वो एक SMS आता है, फिर वो वेरीफाई करते हैं, फिर लोग कोसते हैं हुकूमत को, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को फ्री इकॉनमी की तरफ जाना चाहिए। चलें जी, मेथोडोलॉजी जो है वो करेक्टली यूज़ की जाए, इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। तवानाई की बचत का अहद करें, रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखें।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी। हमारे साथ जाहिद साहब भी मौजूद हैं, सुफियान साहब भी मौजूद हैं। सुफियान साहब प्लीज़ मुझे ये बताइए कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में एक अमाउंट प्लेज हुआ है क्लाइमेट के हवाले से, जो डैमेज हुआ पाकिस्तान के अंदर, उसके एक कंपनसेट करने की सूरत में एक अमाउंट प्लेज हुआ, और वो कि अच्छा अमाउंट, हेल्दी अमाउंट है, $9.57 बिलियन। व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में पाकिस्तान के अंदर अभी अगर इंटैक्ट होता है, तो आप समझते हैं कि ये एक ज़बरदस्त सिचुएशन पैदा करेगा? ख़ासकर ऑल्दो ये पूरा अमाउंट एक साथ नहीं आएगा, हमें पता है कि ये पीसेस में आएगा, बट आप समझते हैं कि ये एक अच्छा चेंज होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी इससे?
बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव आएगा इनका इम्पैक्ट। और ये अब देखना है स्टार्ट कब से होता है। जितना जल्द स्टार्ट हो जाए हमारे लिए रिहैबिलिटेशन करना इंटीरियर सिंध के अंदर, स्पेशली बलूचिस्तान के एरियाज़ में जो अभी जो सिचुएशन है, जो ब्रिजेस टूटे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के घर टूटे हुए हैं, एग्रीकल्चर का जो सेटअप है, अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें, और इसमें जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उसने खुद पर्सनल असिस्टेंस का भी कहा है, तो उसने कहा मैं खुद मॉनिटर भी करूँगा। अगर टेक्निकल हमें हेल्प भी मिल जाए ना वहाँ से, तो इट कैन बी अ गेम चेंजर। जो हम एग्रीकल्चर जो सेक्टर के अंदर और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, अगर हम वहीं पे इंटीरियर सिंध के अंदर इस तरीके की डेवलपमेंट कर लें कि जो लोग कराची आके बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इस तरह पंजाब के अंदर या दूसरे, वहीं पे अगर कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए तो इट कैन बी अ वेरी बिग गेम चेंजर। क्योंकि $9.57 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट, और ये शफाफ तरीके से भी लगाना है। अगर ये जेन्युइन तरीके से इन्वेस्ट हो जाता है तो मैं इसके अंदर देखता हूँ कि जो तकरीबन 300 से ऊपर ब्रिजेस की जो कैलकुलेशन दी थी, वो तकरीबन कोई 40 to 50,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कहा था कि ये टूट चुका है। अगर खाली यही बनता है, फिर जो नए मकानात की रिकंस्ट्रक्शन होती है, तो हमारी बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी सब इसमें। इन्वॉल्व हो जाएंगी, और लेबर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। और मतलब इकोनॉमिक के अंदर आपकी समझें कि अगर ये 2 साल के अंदर भी पेमेंट आती है, 3 साल तो मेजर अमाउंट को 2 साल में आ रही है, शायद इसकी 3rd ईयर में भी कुछ अमाउंट आ रही है। तो अगर ये 2-2.5 साल 3 साल में जो अगर जिस तरीके से अमाउंट आती है, तो अगर आप $3-3.5 बिलियन के एवरेज है, अगर आप $4 बिलियन पे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी आपके पास, और एक इन अच्छा चेंज फ्यूचर हो में जाएगा, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ये सब्सटैंशियल ग्रोथ देगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। राइट, चलें जी जाहिद साहब, प्लीज़ ये बताइए कि रशिया की डील एक तो ऑयल के हवाले से फाइनलाइज हो गई है, उससे पहले चले मैं जीएसपी प्लस के बारे में, ये ना हो कि टाइम निकल जाए, तो मुझे ये बताइए कि जीएसपी प्लस के अंदर क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं, क्या हमारे पास स्टेटस है, क्या फर्दर हमें ऐड ऑन करने की हमारा ज़रूरत है? जीएसपी प्लस है ये 2023 तक वैलिड था, अच्छा, और अब इसको रिन्यू होना है, बिल्कुल। और इसका रिन्यू भी होना है और रिव्यू भी होना है, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है ये। अब इसमें उन्होंने 4 चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें एक एनवायरनमेंट है, गुड गवर्नेंस है, लेबर लॉज हैं और ह्यूमन राइट्स हैं। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपका उन्होंने रिव्यू करना है कि आपका इसमें प्रोग्रेस क्या है, और इन 4 आइटम्स में फिर 27 आगे कंडीशनैलिटीज हैं। तो उसमें उन्होंने आपकी देखनी है कि आपकी अब तक की प्रोग्रेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है और नए गोल्स क्या है। मैं समझता हूँ ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, हमारे लिए बेहतर ही है कि हमारे यहाँ ये चारों चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से मॉनिटर होंगी, और हम बेहतर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये अगर हम करेंगे तो फिर हमें उसका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो चलता रहेगा। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो उन्होंने अपने यहाँ ड्यूटीज़ लगाई हुई होती हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, कि वो कंट्रीज़ जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे करना होता है अगर वहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं। और ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस जिनको मिला हुआ है तो उनके ऊपर वो ड्यूटीज़ में रिलैक्सेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी फिर इंपोर्ट जो है यानी वो जो हमारा इंपोर्ट करते हैं वो हमें बेहतर हो जाता है। हमें इस वक्त तक तकरीबन को $3 बिलियन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से ही हमारी बढ़ी हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मेरा ख्याल है कि हम जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने अपनी पोजीशन को बेहतर किया है, गेन किया है, रिफॉर्म किया है और रीसरफेस किया है, तो ये मेरा ख्याल है हम इसमें भी और बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अभी जो बात आप कर रही थी अपना सैलाब के हवाले से कि जी उसमें अमाउंट जो प्लेज हुआ है तकरीबन 10-10 अरब डॉलर का, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये 3 साल के लिए उनको प्लान बना के दिया था, तो ये रकम आनी है 3 साल में। दूसरी बात ये कि ये 50% है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जितने पैसे हमें बाहर से मिलेंगे उतने ही पैसे हम भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये टोटल कोई $16 बिलियन तो पहले भी तो वो इन्वेस्टमेंट कर भी चुके हैं ना अपने मदद आपके तहत, उन्होंने काफी हद तक रिहैब का काम किया है ना। कि अगर वहां से $10 अरब आएंगे तो $10 अरब गवर्नमेंट ने भी खर्च करने हैं। तो ये इसका मैग्नीट्यूड जो होगा $20 अरब का होगा, और $20 अरब अगर हमारी इकॉनमी में हमारे सैलाब जदगान के लिए आएंगे तो ज़ाहिर हमारी इकॉनमी में ही आएंगे ना। तो ये 3 साल में आएंगे, तो 3 साल में $20 अरब का मतलब ये है कि तकरीबन $6-6.5 अरब एक साल में हमारी इकॉनमी में पेनिट्रेट करेंगे। तो उससे ज़ाहिर है कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जैसे हमारे सुफियान साहब बदिया साहब फरमा रहे थे। तो उससे हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री को एक बेहतर बूस्ट भी मिलेगा और हमारी इकॉनमी इसमें और इम्प्रूव होगी। और एक चीज़ मैं और बताऊं, जो लोग कहते हैं ना आजकल एक पैनिक है
बिल्कुल पैनिक की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो इन्होंने इंपोर्ट को कंट्रोल किया हुआ है, बात यह है, इसको ज़रा पीछे भी झांकने की ज़रूरत है। हमने इस साल 23 अरब डॉलर पे करना था जो फॉरेन डेट था, जी। उस 23 में से हम 15 बिलियन डॉलर पे कर चुके हैं। पे करने से मुराद ये है कि उसमें हमने तकरीबन कोई 4 बिलियन डॉलर का उसको हमने रीशेड्यूल किया है और बाकी पेमेंट जो है हमने कर दी है। एग्जैक्टली हमें लोन की इसी पेमेंट थी, वजह उसे से रीपेमेंट हमारा करनी थी। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इसी वजह से कम है। अब आगे जो हमने करना है वो तकरीबन 5-6 महीनों में हमने 8 अरब डॉलर पे करने हैं। 8 अरब डॉलर में से हमें तकरीबन 5 अरब डॉलर की प्लेजेस हैं दोस्त ममालिक की तरफ से, और तकरीबन 3 अरब कुछ तो डॉलर हमने डेफर्ड करवा लिया अगेन सर। इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप, वो हमने 3 अरब डॉलर पे करना है। तो ये 3 अरब डॉलर भी अगले 5-6 महीनों में इंशाल्लाह पे हो जाएगा किसी, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम खुदा न खास्ता कोई डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि आज हमने इंपोर्ट को टाइट किया हुआ है, बिजनेस कम्युनिटी को उससे बहुत तकलीफ हो रही है, इकॉनमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन इन रिटर्न जो हम एक सेल्फ सफिशेंसी की बात है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, तो मे भी कि शायद हम एक बेहतरी की तरफ भी इन द एंड ऑफ दिस सेशन मेरा ख्याल है हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, मैं सुफियान साहब से पूछना चाहूँगी। सुफियान साहब प्लीज़ इसके ऊपर भी बताइए कि कार्टलाइजेशन का आपने स्टार्ट में जिक्र किया, एक तो वो लोग हैं जिनको अपना घर लेना है तो उनको क्या एडवाइस करेंगे, और साथ साथ जो है ना ये भी बताइए कि वो सीमेंट इंडस्ट्रीज जो अभी एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं सीमेंट, उनके बारे में बताइए। कुछ मैंने अभी न्यूज़ देखी है जिनमें सीमेंट एक्सपोर्ट के हवाले से बात हुई है। देखिए, एक्सपोर्ट का जो आपने सीमेंट इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि श्रीलंका या कुछ अफ़गानिस्तान वगैरह एक्सपोर्ट होती हैं। को बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो सीमेंट की एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। इस वक्त कुछ एक कहीं की रिक्वायरमेंट आई होगी तो एक अलग सिचुएशन है, और आज भी वो नंबर्स देखें दे आर वेरी इन फ्यू नंबर्स। और जहाँ तक रही बात आपने कि जिनको अपना अगर घर लेना है, देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हम जो देख रहे हैं ओवरऑल पिछले कोई 2 साल में इट हैज़ गॉन इन डबल फिगर्स। मतलब 3,000 की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी 2,500 से 3,000 वो 6,000 6,500 पे जा रही है। तो ये अब बाज़ाहिर रिवर्स नहीं नज़र आती, क्योंकि जो डिवैल्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है या इन्फ्लेशन आई है। 2,500 6,500 क्या है स्क्वायर फीट? 2,500 हाँ। से 3,000 पे पर स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन Okay. कॉस्ट एक होती थी। हाँ। डिपेंड करता है कितना हाई राइज प्रोजेक्ट था या लो राइज प्रोजेक्ट है। लो राइज है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, एज सुन जितना हाई राइज है उसकी स्टील अच्छा, जब खरीदना होता है तो प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं और जब बेचना होता है तो प्राइस बहुत नहीं, कम मैं हो तो जाते land हैं। ये cost भी की- तो एक हो रहा है आजकल। मैं लैंड कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी ऑफ एरिया इज डिफरेंट, वो दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, मतलब अगर आप कोई हाई एंड एरिया के अंदर जाएंगे तो नेचुरली लैंड कॉस्ट विल बी डिफरेंट ना वो। और अगर आप कोई कराची के सबर्ब एरिया में जाएंगे तो दैट विल बी डिफरेंट लैंड कॉस्ट। मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ जो कि स्टील सीमेंट और आपका रॉ मटेरियल लग रहा है। तो ये इम्पैक्ट फर्दर हमें अगले आते हुए सालों में मजीद नज़र आता है, क्योंकि डिवैल्यूएशन आज कोई भी ये किसी से भी पूछेंगे इकोनॉमिस्ट है कि ये 260 रुपये पे रुकते हुए नज़र आ रहा है तो उसको नहीं रुकते हुए नज़र आ रहा है। डॉलर आपको डॉलर अगले कुछ साल में एट द एंड ऑफ द ईयर लोग उसको 300 रुपये पे देख रहे हैं। अब सीनियर बैंकर से भी बात करें ना, वो कहेंगे नहीं है ही नहीं, हम क्या किस बेस पे करेंगे। क्योंकि वो अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो डॉलर जो है वो काफी अप्रिशिएट हो रहा है। इंटरनेशनली डॉलर भी अप्रिशिएट हुआ है, बट पिछले कुछ टाइम में डिप्रिशिएट भी किए। बट पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन वाइबल नहीं ना। अगर तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड अपना सीधा कर लें या रीपेमेंट्स अपनी सही कर लें तो हम उसको 100 रुपये भी लेंगे, मगर वो चीज़ें कोई नज़र नहीं आ रही। अब जो सिचुएशन आगे नज़र आएगी कि ये 3-6 हज़ार रुपये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना, ये फर्दर बढ़नी है। तो एज सून एज ये लोगों की तो छत तो अपनी रिक्वायरमेंट है ही। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आते हुए सालों में लोगों के लिए और मुश्किल होगी, और मैं देख रहा हूँ प्रॉपर्टी के अंदर रिसेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद से जब चीज़ बाहर जाएगी, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इट। इंटरेस्ट रेट आपका आज देख रहे हैं गवर्नमेंट ने 17% मॉनेटरी रेट कर दिया। तो जो 22-23% पे अगर कोई फाइनेंस कराने जाएगा अपने घर को, तो हाउ विल ही स्टार्ट डूइंग द रीपेमेंट्स? वो कर ही नहीं सकेगा। दुनिया भर में अगर कोई हाउसिंग लोन लिया जाता है तो 1% 2% होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता। तो एग्जैक्टली। और उसका- डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं हाँ, आप। उसका 80% to 90% अंडर डेट होता है। डेवलप्ड तो हाँ। तो अगर वो उसको 5-7% भी अगर वो दे दे तो ही कैन बाय हाउस, मतलब वो रेंटल वैल्यू के अंदर अपना घर खरीद सकता है। पाकिस्तान में तो ये सर्कमस्टांसेस है ही नहीं। तो बेसिकली हमारे यहाँ ग्रे मार्केट ही है जो इस मुल्क को संभाल के रखा हुआ है। अगर ये ग्रे मार्केट्स आपकी ना होती आज, राइट।
तो ये चलें हम जी, यहाँ पे नहीं आरडीए खड़े साहब थे। काफ़ी डिटेल बताया है और मजीद गुफ्तगू जारी है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,88,000 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,61,180 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $1,927.61, ऑयल WTI पर बैरल $82.08, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $88.19। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 250.63, सेलिंग वाज 251.17, यूके पाउंड बाइंग रही 285.44, सेलिंग वाज 286.06, यूएस डॉलर बाइंग रही 229.6, सेलिंग वाज 230.1, चाइनीज यान बाइंग रही 34.08, सेलिंग वाज 34.15। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 61.15, सेलिंग वाज 61.29, यूएई दिरहम बाइंग एट 62.96, सेलिंग वाज 63.09, कुवैती दिनार बाइंग रही 752.59, सेलिंग वाज 754.23, एंड लास्टली कतरी रियाल बाइंग रही 63.09, सेलिंग वाज 63.22। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस आप देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है कि रशियन जो ऑयल डील है वो क्रैक होने जा रही है और काफ़ी एक इसके लोएस्ट प्राइस जो है वो रखे गए हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक ऑयल की डील है, यानी कि एक ऑयल की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने जा रही है। जाहिद साहब भी मौजूद हैं, सुफियान साहब भी मौजूद हैं। जाहिद साहब 1 लाइन आंसर, 2 लाइन आंसर प्लीज़। क्या देख रहे हैं रशियन ऑयल, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान ऑल्सो? जी डेफिनेटली जी, और उसमें उन्होंने कहा कि ये मार्च तक ये डील हमारी कंक्लूड हो जाएगी और वहाँ से हमें ऑयल आना शुरू हो जाएगा। एक हमारा हैंडीकैप था उसमें कि जो रशियन ऑयल है वो हमारी रिफाइनरीज में उसकी फैसिलिटी नहीं थी उसको रिफाइन करने की, तो वो भी उसमें ऐड कर रहे हैं फैसिलिटीज़। और इसके अलावा जो है ये हम हमें रिफाइन ऑयल 25 लेंगे, जी रिफाइन ऑयल भी लेंगे, यानी प्रीपेड फिनिश्ड ऑयल भी हम उनसे लेंगे और क्रूड ऑयल भी लेंगे, और ये हमें तकरीबन 25-30% के करीब वहाँ से सस्ता मिलेगा। इस वक्त जो सिर्फ उसकी जो मोडेलिटीज़ तय हो रही हैं वो ये है कि उनको पेमेंट किस तरीके से करनी है। तो उसमें चाइना गालबन हमें फैसिलिटेट करने जा रहा है कि चाइनीज़ जो उसमें करेंसी है उसमें हम उन्हें पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और हमारी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, अगर हमारा बिल जो है अगर $80 भी अगर हम पकड़ लें और उसमें 25% भी हमें डिस्काउंट मिल जाए तो इसका मतलब है हमें $60 में वहाँ से ऑयल मिलेगा। तो इससे हमारा जो ओवरऑल एनर्जी बिल है जो कि $20 अरब होता है, वो अगर हम सारे का सारा, जो कि शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर हम वो हाइपोथेटिकली अगर हम रशिया से मंगाएं तो वो $5 अरब का हमारा एनर्जी बिल हमारा श्रिंक हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और अच्छी न्यूज़ है, और हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि अच्छी खबरें भी हम लोगों को दें। बिल्कुल बताएं, अच्छी खबरों को भी आगे बढ़ाएं। जो डिप्रेशन है इस वक्त ओवरऑल हमारे यहाँ जो इकॉनमी में भी, और फिर ये कि जो सियासी तौर पे भी अफरा तफरी है, तो उसमें भी मेरा ख्याल है अब कमी आनी चाहिए। एग्जैक्टली। सुफियान साहब, कैसे इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है? क्या आपकी राय है, क्या आपकी सजेशंस हैं? प्लीज जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सा अगर कार्टेलाइजेशन के ऊपर काम कर लिया जाए ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी। जिसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो स्टील और सीमेंट का ही है, और वो दोनों लोकलाइज्ड है हमारा। अगर हम कंस्ट्रक्शन को अपने इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान स्टील मिल को एनर्जाइज करा लें, उसको जितना जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास आयरन और मौजूद है, आपको 1 लाख रुपए टन सरिया मिलेगा, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे आ जाएगी, आप लो कॉस्ट हाउसिंग बना सकते हैं। आज हम जो इंपोर्ट करते हैं अपने डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं, वो आपको जरूरत ही नहीं है, आपके सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। सीमेंट का भी और एक वक्त था जो हमने बहुत अच्छा गुजारा भी है, अगर उसी को थोड़ा सा आप याद करें तो बड़ा बेनिफिट्स थे इसके। इसी तरीके से अगर सीमेंट वालों के लिए भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनसे बात की जाए, तो वो अगर कोई थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे अगर सीमेंट की सप्लाईज हो जाए, क्योंकि इस वक्त 30% के ऊपर भी सीमेंट मैन्युफैक्चर प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, जो उसकी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। उनका मेन इशू है एनर्जी, उन्हें जो कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर कोयले से वो सीमेंट के लिए उन्हें जो अपने फर्नेस चलाने होते हैं, तो वो उनको काफी चलें सर, कोयला तो हमारे पास थर में भी मौजूद है ना, उससे भी बेनिफिट लिया जा सकता है। वो थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा उनको, लोकलाइज ही अपने जो प्लांट है, जो थर कोल है, उसकी जो बर्निंग कंबशन का इशू थोड़ा डिफरेंट है, तो जो इम्पोर्टेड कोल आ रहा है उसका डिफरेंट है, तो उसकी प्लांट्स के अंदर कोई एडिशंस है, बेंडिंग करनी पड़ेगी, वो हो जाता है, हो जाएगा। और कुछ लोगों ने कर भी लिया है उसको। अगर ये लोकल थर कोल आ जाता है, यूज हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी अगेन जो चीज़ हमारे पास है उसे यूटिलाइज करें। आपको क्यों गवर्नमेंट हर चीज़ प्लेट में रख के दे, आप भी थोड़ा सा एफर्ट करें, ये आप बिजनेस कम्युनिटी को कहना चाहते हैं। गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट देना होता है। 1 साल कहते इंपोर्ट बंद है, आपकी सारी चीजें पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाएंगी। चलें जी, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जारी थी, टाइम खत्म हो गया है। वेल, थैंक यू सो मच। सुफियान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, जाहिद साहब आपका
भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिस्कशन की रशियन ऑयल के हवाले से। ऑब्वियसली ये डील बड़ी फाइनलाइज हो चुकी है और ये एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। साथ साथ IMF के हवाले से हमने डिस्कशन की, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।